अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा शानदार सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जीके यानी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे और फिर उसके बाद साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक क्लास का नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट पेपर, एग्जाम रेलेवेंट हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? हाँ जी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, या पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यदि आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन अवश्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बच्चों, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है? वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, देन आप लोग का आंसर सही है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। ठीक है, हाँ जी। अब यदि मैं आपसे पूछूं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों, तो आप लोग क्या बोलिएगा? सर अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कभी कभी आपके परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लाइक राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है ना। तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं पूछता हूँ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूंगा राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए तो। राष्ट्रीय ध्वज में कुल तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों क्या आंसर दीजिएगा? सर 24 होती है ना। इसी तरह आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाई राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? बता दीजिए जल्दी से। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? बच्चों आ रखा है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? जल्दी से, फास्ट, बिल्कुल। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं 3:2। हाँ जी, 3:2 है ना। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? 3:2 होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह देख लिया, राष्ट्रीय ध्वज देख लिया। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय गान की। ठीक है, हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय गान की। तो आप ही लोग बता दीजिए राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है बच्चों? क्या है? तो बच्चे बच्चे जानते होंगे, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? वेरी गुड, 52 सेकेंड। हाँ जी, 52 सेकेंड है, आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय गान गाने के लिए कितना समय लगता है बच्चों? इसके लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? 52 सेकेंड है ना। लेकिन कभी कभी कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, तो उसका समय कितना लगता है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला आप लोगों से कि देखिए कभी कभी कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान जो है बच्चों ये संक्षिप्त, कभी कभी कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है ना, जिसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं लोग, है ना। तो उस समय जो समय लगता है वो कितने सेकंड का लगता है? 10 सेकंड का या 20 सेकंड का? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है आपके पैरामेडिकल में, बताइए। वेरी गुड, तो उस समय जो है 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है, इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं हम लोग, और इसमें जो समय लगता है बच्चों वो 20 सेकंड का समय लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करेंगे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है भाई? जल्दी से बता दीजिए, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है?
राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है बच्चों? आपको याद होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जान लिया, राष्ट्रीय गान के बारे में जान लिया, अब राष्ट्रीय गीत के भी बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो बच्चों, राष्ट्रीय गीत क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, क्या है बच्चों? वंदे मातरम है ना? हाँ जी, तो अब मुझे ये बता दीजिए, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है ये भी आप लोग जानते होंगे बच्चों। रचयिता कौन है ये? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बता दीजिए, राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में लिया गया था? राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में लिया गया था बच्चों? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में लिया गया था? राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में लिया गया था? राष्ट्रीय गीत को किस नॉवल में लिया गया था बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड। तो इसको लिया गया था आनंद मठ, याद रहेगा। हाँ जी, आनंद मठ से, आनंद मठ में, यानी राष्ट्रीय गीत को जो है किस उपन्यास में लिया गया था? तो ये आनंद मठ में इसको लिया गया था। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में, जल्दी से बता दीजिए, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था बच्चों? हाँ जी, कहाँ गाया था? तो ये गाया गया था बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी मैं INC कर देता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, हाँ जी, सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हूँ, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस पेपर में आ चुके होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? हाँ जी, 22 मार्च 1950, 26 जनवरी 1952, 22 मार्च 1957, उपरोक्त में से कोई नहीं। शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो इसको कब अपनाया गया था बच्चों? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है। अब देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है बच्चों कि ये जो शक संवत है इसको किसने शुरू किया था? प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि शक संवत किसने शुरू किया? जल्दी से बता दीजिए, शक संवत किसने शुरू किया? बिल्कुल फास्ट, शक संवत किसने शुरू किया था? तो ये बच्चों किया था कनिष्क ने। और कब किया था बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 78 ईस्वी पूर्व में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछ लेता है कि भाई शक संवत कब शुरू किया गया था? तो ये 78 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क के द्वारा किया गया था। ओके बच्चों, याद रहेगा। तो शक संवत किसने शुरू किया? कनिष्क के द्वारा किया गया था। कब? 78 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, चलिए इसी तरह कभी कभी पूछ लेता है विक्रम संवत, तो इसका जो है आपको बताना होगा बच्चों। ये होमवर्क रहा, यानी क्लास ओवर हो जाने के बाद हमेशा की तरह आप लोग बताइएगा कि विक्रम संवत कब शुरू किया गया था? विक्रम संवत कब शुरू किया गया था? ठीक है, कब शुरू किया गया था? ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा पेयर सही नहीं है चारों में से? राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु शेर, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, तो ये तो पेयर सही था, यहाँ पे बताना था कौन सा पेयर गलत है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, तो ये भी पेयर बच्चों सही था।
राष्ट्रीय पशु शेर होता है, तो ये भी पेयर सही था। लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है बच्चों? ये तो अशोक होता नहीं है, क्या होता है? ये बरगद है ना, बरगद होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 12 जनवरी, 26 जनवरी या 22 मार्च? जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं 12 जनवरी, देन आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों कुछ दिवस है जो आपको याद कर लेना है। लाइक महिला दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिए। हाँ जी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, लिख लीजिए, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों याद रखना है 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है बच्चों 11 मई को मनाया जाता है। इसी तरह विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे कब मनाया जाता है? हाँ जी, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी गुड, कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। चलिए और भी कुछ मैं बता देता हूँ आप लोग को। अब जैसे अगर मैं पूछूँ विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा कब? 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, बता दीजिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है बच्चों? तो ये भी याद रखना है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से विज्ञान दिवस के बारे में पूछ लूँ, कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस साइंस डे कब मनाया जाता है बच्चों? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शाबाश बच्चों, कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को, 28 फैब को। ठीक है, हाँ। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए, इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। और इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद बच्चों। बस अब यही एक है कि आप लोग रिजल्ट दे दीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, पढ़ रहे हैं रेगुलर, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनका रिजल्ट होगा, 100% होगा। बशर्ते आप लोग इस क्लास को कर लेने के बाद भी रिवीजन जरूर कीजिएगा, है ना। केवल यूट्यूब पे क्लास करने से नहीं होगा, आपको नोट बना के एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम स्ट्रैटेजी के वे में पढ़ना होगा, है ना। एक रणनीति बना के, एक टाइम टेबल बना के जो है आप लोग को तैयारी करना होगा, तभी जाकर आप लोग को अच्छा कोर्स मिलेगा, आप लोग का अच्छा रैंक आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, ईस्ट तिमोर की राजधानी है, जल्दी से बता दीजिए ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली, सेशल्स, विंडहॉक या हून? जल्दी से बता दीजिए ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? तो वेरी गुड बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली, देन आप लोग का आंसर सही है। तो ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है, याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, ये जो देख रहे हो आप लोग सेशल्स, ठीक है, तो इसकी भी राजधानी बता दीजिए। सेशल्स, इसकी भी राजधानी क्या है? तो बच्चों याद रखना है क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है विक्टोरिया, याद रखना है विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है बच्चों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, यूरो कहाँ की मुद्रा है? इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क? जल्दी से बता दीजिए यूरो कहाँ की करेंसी है? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट,
तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो यूरो कहाँ की मुद्रा है? स्पेन की मुद्रा है। बात करेंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड की मुद्रा क्या होती है? पाउंड होती है। ठीक है। स्वीडन की मुद्रा क्या होती है बच्चों? ये होती है स्वेडिश क्रोना। ठीक है, स्वेडिश क्रोना, स्वेडिश क्रोना। ठीक है। और बात करेंगे डेनमार्क की मुद्रा क्या होती है? तो ये होती है डेनिश क्रोन। ठीक है, डेनिश क्रोन। ठीक है। हाँ जी बच्चों, याद रखना है ये सब। अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, लाइक बांग्लादेश हो गया, जल्दी से बता दीजिए बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में आज़ाद हुआ था। राजधानी कहाँ क्या है बच्चों इसकी? राजधानी, ये सब मैं कई बार बता चुका हूँ। राजधानी कहाँ है? ढाका। ठीक है, तो राजधानी ढाका हुई, मुद्रा टका हुआ। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 को आज़ाद हुआ था। बात करेंगे म्यांमार देश के बारे में। हाँ जी, म्यांमार, म्यांमार के बारे में बताइए। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? हाँ जी, क्या है म्यांमार की राजधानी? तो याद रखना है बच्चों, नेप्टिया। ठीक है, नेप्टिया, नेप्टिया। ठीक है, और म्यांमार की राजधानी नेप्टिया है, नेप्टिया। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन याद करना ही पड़ेगा, नेप्टिया। अच्छा बच्चों, मुझे ये बता दीजिए इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा, करेंसी, यहाँ की मुद्रा क्या है बच्चों? तो याद रखना है कयात है, कयात। ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे कि भाई म्यांमार जो एक देश है इसका पुराना नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार जो कि एक देश है, इसका पुराना नाम क्या था बच्चों? याद रखना है वर्मा। ठीक है, वर्मा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, चीन का भी बता दीजिए बच्चों, चीन का, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, बीजिंग है। ठीक है। हाँ, और बच्चों बात करेंगे यहाँ की मुद्रा के बारे में, यहाँ की करेंसी के बारे में, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो चीन की जो मुद्रा है वो क्या है? रैनमिनबी, रैनमिनबी, रैनमिनबी है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? यानी किस मिसाइल का परीक्षण किया था? पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि। जल्दी से जवाब दीजिए। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? किस मिसाइल का परीक्षण किया था भारत ने? वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, भारत ने पहली बार 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है बच्चों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है बच्चों? चलिए 4 ऑप्शन मैं दे दिया हूँ, इन्हीं चारों में से बताइए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी है? त्रिशूल है। त्रिशूल को सतह से फेंका जाता है हवा में। आप लोगों ने देखा होगा रामायण महाभारत या कोई कोई आता है भगवान वाला कृष्ण लीला वगैरह, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा त्रिशूल को जो है सतह से फेंका जाता है, जमीन से हवा में फेंका जाता है। तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल है। एक और होता है आकाश, वो भी लिख लीजिएगा, आकाश भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और मिसाइल है बराक 8, इसको भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन कौन सी है? आकाश है, बराक 8 है और त्रिशूल है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, सतह से सतह में मार करने वाली, सतह से सतह, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? बता दीजिए, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है बच्चों? तो याद रखना है, पृथ्वी हो जाता है, अग्नि हो जाता है, और भी कई सारे हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब, बस आप लोग 2 ही को जानिए, पृथ्वी और अग्नि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की
प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? रजिया सुल्तान, नूरजहां, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट के सामने, बहुत ही प्यारा सा लवली सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट से सही होगा ये क्वेश्चन। तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगर मैं पूछूं प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जल्दी से, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं सुचेता कृपलानी, गुड, सुचेता कृपलानी जी, हाँ जी सुचेता कृपलानी जी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, है ना। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बच्चों? प्रथम महिला राज्यपाल, ये सब मैं करवा चुका हूँ आप लोग को। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी बच्चों सरोजनी नायडू जी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बता दीजिए, बता दीजिए। देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जी थी। आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, हाँ जी। चलिए अब ये बता दीजिए भाई, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी। अगर विश्व के बारे में पूछता, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो कौन थी? जल्दी से, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हाँ जी जल्दी से बता दीजिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी एस भंडार नायके, एस भंडार नायके, एस भंडार नायके जी थी। और ये किस देश की थी बच्चों? ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका, श्रीलंका, है ना। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके जी थी। और ये किस देश की थी? श्रीलंका की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता या रीता फारिया? जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। वेरी गुड, जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी रीता फारिया, देन आप लोग का आंसर सही है। तो रीता फारिया ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। कब? तो ये भी याद रखना है 1966 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है, मिस यूनिवर्स। तो जल्दी से बता दीजिए, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? चारों ऑप्शन यही रहेगा, चार ऑप्शन मैं दे दिया, जल्दी से बताइए। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता सेन। जी हाँ, वही सुष्मिता सेन जिनका एक डायलॉग बहुत ही फेमस है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिए कि आप लोग वो डायलॉग सुनना चाहेंगे बच्चों, विथ बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे द्वारा। चलिए चलिए मैं आप लोग को सुना देता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए। हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है। तो चलिए स्टूडेंट, कैसा लगा? चलिए थैंक यू सभी को, थैंक यू। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैतन्या मिश्रा मैम के द्वारा। तो चलिए, साइंस की क्लास को भी जो है आपको ध्यानपूर्वक तरीके से करना है। तो चलिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है आपका, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। आपको बताना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फटाफट से बताइए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम बोल सकते हैं, क्या होता है।
बताइए फटाफट से इस चारों में से NaOH, NaCl, NaHCO3, Na2CO3 क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा का? फटाफट से बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो NaCl किसका होता है? ये नमक का होता है, ठीक है। NaCl किसका होता है? नमक का होता है। Na2CO3 किसका होता है? ये सोडियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। Na2CO3 किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का। NaHCO3 किसका होता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। अब बच क्या गया आपका? बच गया NaOH, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, या फिर इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? NaOH। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? NaOH। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपको बताना कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, फटाफट से बताइए। तपेदिक है, पीलिया है, चेचक है, मम्स है। इन चारों में से बैक्टीरिया से कौन सा होता है ये बताइए। फटाफट से बताइए बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तपेदिक, पीलिया, चेचक और मम्स, इन चारों में से सबसे पहले चेचक तो किससे होता है? वायरस से होता है। और ये मम्स भी किससे होता है? वायरस से होता है। और पीलिया भी आपका वायरस से होता है। बचा क्या आपका? तपेदिक, ये होता है आपका बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है तपेदिक आपका, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं आज याद करने का, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मतलब बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है और वायरस से होता है, ठीक है। कुछ कुछ को हम यहाँ पर देखेंगे अभी, ठीक है। एक है आपका देखिए, ये है आपका किससे क्या कहते हैं? वायरस से होने वाला, ठीक है। ये जो हम फॉर्मूला यानी कि ट्रिक लिख रहे हैं वो वायरस से होने वाला रोग है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। यहाँ पे उसके आगे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर। छोड़ गई, ओके। तो ये रेखा, और र से क्या हो जाएगा आपका? रेबीज, ठीक है। आर से आपका रेबीज, और ख से आपका खसरा, ठीक है, खसरा। फिर ह से आपका हो जाएगा हर्बीज। फिर म से आपका हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। फिर ह से आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होता है वो हेपेटाइटिस। और ट से आपका हो जाएगा ट्रोकोमा, ठीक है। क्या? ट्रोकोमा। अगर नई राइटिंग समझ में आ रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेस कम है थोड़ा, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये करके को भूल जाइए, इससे कुछ नहीं होगा। फिर प से आपका हो जाएगा पीलिया, ठीक है। क्या? पीलिया, पीलिया हो जाएगा। फिर आपका ए से हो जाएगा आपका एड्स, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? एड्स। फिर च से आपका हो जाएगा चेचक, ठीक है। च से हो जाएगा आपका चेचक। फिर यहाँ पर छो से देखिए आपका छोटी माता, ठीक है, छोटी माता। फिर आपका ये अढ़ से हो जाएगा डेंगू, ठीक है, डेंगू। और गौ से आपका गलसोथ जो होता है वो,
गलसोथ, और ई से आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ये हो गया सारा वायरस से मतलब बनने वाला बीमारी जो होता है वो सारा हो गया, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई, ठीक है, तो इससे याद कर लेना है सारा का सारा। उसके बाद अगला इसको हटाते हैं, ठीक है, अगला लिखेंगे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया से भी, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया से। तो लिखिएगा पंडित का टीका नया, ठीक है, पंडित का टीका नया, ठीक है। तो प से आपका हो जाएगा प्लेग, प्लेग हो जाएगा। और ड से आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, ठीक है, क्या डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। फिर तो से आपका हो जाएगा ये तो से टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड। और क से आपका हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी। फिर आपका ये हो जाएगा ट से तो नहीं कुछ, फिर ये होता है ना कुष्ठ रोग, क से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। और क्या कहते हैं, इतना ही हो गया, ठीक है। और फिर अगले फिर अगर कोई मतलब ये होगा, इतना तब तक नोट कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का नाम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना बाकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, रेडियम, भारी जल और ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। तो आपको बताना है कि नाभिकीय क्रिया में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए फास्ट, यूरेनियम, रेडियम, भारी जल और ड्यूटेरियम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, यूरेनियम आपका हो जाएगा नाभिकीय क्रिया में जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, यानी कि लाइफ साइकिल जो है वो पैदा करता है, ठीक है। जीवन चक्र में यानी कि वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो आपको बताना है कि किस लाइफ के किस स्टेज में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, फटाफट से बताइए किस में करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंडा, बी है लार्वा, ये लार्वा है, ठीक है, ये प्यूपा, और ये इमेगो, ठीक है, इमेगो। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है आपने मतलब कि कौन सा स्टेज में ये वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी करे वो बिल्कुल सही है, क्या, लार्वा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लार्वा। लार्वा जब रहता है तभी तो वो रेशम का ये धागा निकालता है, ठीक है, लार्वा वाले स्टेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सरे का आविष्कार कौन किया था, बताइए कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, फटाफट से बताइए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ये है हॉपिंस, रोएंटजेन, मार्कोनी और मोर्स, ठीक है। बताइए एक्सरे का आविष्कार कौन किया था। ये तो सबको पता होगा, इतना दिन से सब कोई पढ़ रहा है तो एक्सरे का आविष्कार तो पता ही होगा सबको कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, आविष्कारक कौन है। तो बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं यानी कि रोएंटजेन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, रोएंटजेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोएंटजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा जांच जो है इसमें पता चलता है कि ये बच्चा का पिता है या बच्चे की माता है, फटाफट से बताइए। आपका है ब्लड ग्रुप है, टिश्यू कल्चर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, या थ्रू जेनेटिक कोड है, या थ्रू जेनेटिक कोड। बताइए कि कौन सा जांच जो है वो बच्चे के पिता का निर्धारण करता है, यानी कि अगर आपको पता करना है कि ये बच्चा मेरा है या नहीं, या मेरा रिलेशन इससे लगता है कि नहीं, तो आप कौन सा जांच करवाएंगे जाकर, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये क्या है, क्या ऑप्शन क्या क्या है, ब्लड ग्रुप है, टिश्यू कल्चर है। और टिश्यू कल्चर तो खैर ये मतलब कि ज़्यादा तो इसमें होता है, पौधे में यूज़ किया जाता है टिश्यू कल्चर, ठीक है।
एक ही सेल से बहुत सारा मतलब कि ये मतलब टिश्यू से पौधा उगाना, ठीक है। और फिर ये है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए किस में होता है? ह्यूमन बॉडी में होता है। और हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही क्या करते हैं? पता लगाते हैं किसी का भी, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जो भी ऑप्शन नंबर सी करे वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप पता कर सकते हैं कि बच्चे के पिता कौन है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप मानव में उरोस्थी कहाँ पाएंगे? उरोस्थी मतलब होता है, ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, किस बॉडी पार्ट में मिलेगा? ठीक है, तो जांघ में, नितंब में, कपाल में या छाती में? कहाँ पर मिलेगा उरोस्थी, ये बताइए। उरोस्थी कहाँ पर मिलेगा ये बताइए फटाफट से। जांघ में मिलेगा या नितंब में मिलेगा या कपाल में मिलेगा या छाती में मिलेगा? तो उरोस्थी कहाँ पर मिलता है आपका? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? जांघ में आपका, ठीक है। उरोस्थी कहाँ मिलता है आपका? जांघ में पाया जाता है, ठीक है। जांघ के इसमें आपका उरोस्थी मिलता है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि के उपमार्जन में योगदान देने वाली जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, अपमार्जन में जो योगदान देने वाला एक मतलब कि कौन सा जीव है? तो वो तो मतलब कि ये इको फ्रेंड, ये फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, जो कि मिट्टी को, सॉइल को ऊपर से नीचे करके फिर उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो वो कौन है बताइए? सॉइल में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो केचुआ है, बी है कुछ प्रकार के जीवाणु, कवक या फिर शुअर। आपको बताना है इन चारों में से। तो ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि केचुआ जो है ये फार्मर्स फ्रेंड है, किसान का दोस्त बोला जाता है, और यही क्या करता है आपका? भूमि के अपमार्जन में योगदान करता है, ठीक है, भूमि के अपमार्जन में योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? ठीक है, पृथ्वी का जो कोर होता है वो किस रूप में है? बर्फ के रूप में है, गर्म गैस के रूप में है, लोहा के रूप में है या पिघला द्रव्य के रूप में है? ठीक है, को बताना है कि पृथ्वी का कोर जो है वो किस रूप में मिलता है, ठीक है। बताइए फटाफट से, पृथ्वी का कोर किस रूप में मिलता है? बर्फ के रूप में, गर्म गैस के रूप में, लोहा के रूप में या पिघला हुआ द्रव्यमान के रूप में? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पिघला हुआ द्रव्य के रूप में आपका पृथ्वी का कोर मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जो भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप इससे देख सकते हैं कि आपका तैयारी कितना और कहाँ तक हुआ है, ठीक है। अब एग्ज़ाम आ गया है, सर पे है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए सारा, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर भी है और प्रीवियस पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका रिपीट होता है, और आप इससे पता कर सकते हैं आप कितने पानी में, आपका तैयारी कितना हो रखा है। अगर आपसे सारा क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप बहुत अच्छा है, नहीं बन जा रहा तो और भी मेहनत का ज़रूरी है आपको, ठीक है, और भी मेहनत का ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए, हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा या सिलिकॉन? लोहा तो होगा नहीं भाई, ठीक है। तो सूर्य के उसमें तत्व में मतलब कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है सूर्य में तत्व? है हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है या सिलिकॉन पाया जाता है? ये क्या हो जाएगा आपका बताइए? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होता है सूर्य के उसमें? हाइड्रोजन सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और हाइड्रोजन का कितना ये है मतलब फॉर्म होता है? 3 फॉर्म है, ठीक है। कितना? 3 फॉर्म है, तीनों आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। देखिए अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है गलत है। तो ये क्या क्या होता है आपका? इंसेफेलाइटिस है मस्तिष्क में, वृहदांत्र शोधन है, ठीक है। तो वृहदांत्र शोधन मतलब किस में है? कोलन में है। फिर आपका हेपेटाइटिस किस में है? यकृत में है।
और फिर ये गला जो है, पीलिया किस में होता है, ये गला में। तो ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत मिलान है, कौन सा गलत मिलान है ये बताना है आपको, ठीक है। ये आपको बताना है कि गलत मिलान कौन सा है। बताइए फटाफट से कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि पीलिया कहाँ होता है, पीलिया भी आपका यकृत में ही होता है, ठीक है। पीलिया भी आपका यकृत में ही होता है, लिवर में, ठीक है। और ये अभी जस्ट बताया कि पीलिया कौन सा, बैक्टीरिया या वायरस से, ठीक है। पीलिया किससे, बैक्टीरिया या वायरस से, तो ये आपका वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम के उत्पादन के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है। आपको बताना है कि कपड़ा में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया गया है, पेट्रोलियम के द्वारा कौन सा विनिर्मित किया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेयन सिल्क, बी है टेरिलिन, सी है रेशम और ये है सूती वस्त्र। रेशम तो खैर रेशम कीट के उससे बनता है, इसमें पेट्रोलियम का कोई वो नहीं है। सूती वस्त्र आपका कपास से बनता है, और ये बचा आपका रेयन सिल्क और ये टेरिलिन, ठीक है। तो इन दोनों में से बताइए कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कभी कभी ऑप्शन भी छांटना सीखिए कि ऑप्शन के हिसाब से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेरिलिन। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका, कपड़ा का जो मतलब में कौन सा होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन जो विनिर्माण किया जाता है वो टेरिलिन से किया जाता है, ठीक है, टेरिलिन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आपको बताना कि शरीर में हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जीवाणुओं का नाश करता है, रक्तलपता का निवारण करता है या लौह का उपयोजन करता है। आपको बताना कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। बताइए फटाफट से, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है आपका ब्लड, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य होती है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है, तो ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े की बीमारी, दूसरा है यकृत की सूत्रण रोग, फिर सी है अंकुश यानी कि कृमि संक्रमण, और फिर चौथा है आपका कैंसर। तो आपको बताना कि नगरीय जनसंख्या के मुकाबले या उसके अकॉर्डिंग श्रमिकों में या कृषि श्रमिकों में कौन सा बीमारी सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो बताइए सबसे अधिक बीमारी। फेफड़े की बीमारी तो भाई जो कारखाना वगैरह में ज़्यादा काम करता है तो उनको फेफड़े का बीमारी ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर जो ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंकुश यानी कि कृमि संक्रमण जो होता है ये कृषि श्रमिकों में बहुत ज़्यादा मतलब पाया जाता है। ठीक है, बीमारी सामान्य है, तो ये कृषि श्रमिकों में सामान्य बीमारी है जो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थितीकरण सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन का जैविक स्थितीकरण सबसे ज़्यादा किस में होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो किया जाता है मतलब सॉइल में, वो किस वाले फसल से ज़्यादा होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर है दाल, चावल, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कि किससे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो वो सबसे ज़्यादा होता है। बताइए फटाफट से, नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सबको पता है कि दलहनी पौधे जब लगाते हैं हम लोग खेत में तो उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होता है। क्यों होता है, तो दाल के पौधे के जड़ में क्या होता है, लेग्यूमिनस पाया जाता है, जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है इसमें सॉइल में। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपका कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। आपको बताना है एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका ऑप्शन है एक्वायर्ड ह्यूमन डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी डेफिशिएंट सिंड्रोम, सी है एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी, और आपका डी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
आपको बताना कि इन चारों में से क्या है एड्स का फुल फॉर्म। फटाफट से बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर है आईटीआई का पूरा 2010 से लेकर 2021 तक का, उसको आप लोग एक बार अच्छे से सारा का सारा मैथ से लेकर मतलब जीके जीएस फिर जो सारा पूछा जाता है सबको आप लोग एक बार कर जाइए, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर देखिएगा आपको पढ़ने में कितना मज़ा आता है और फिर आप क्वेश्चन को कर भी पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बच्चे मतलब आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके घर के आसपास, उनसे कहिए कि वीडियो देखें, उनको भी ये सहायता हो जाएगी आपको फ्री में। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब तो सबके लिए फ्री होता है, भले कोई पेड कोर्स ना ले पाए बट यहाँ से तो सब कोई क्लास कर सकता है ना। तो आप लोग सबको बताइए कि क्लास होता है तो वो भी आके क्लास करें। ठीक है, तो चलिए अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आगे तक बने रहिए। पूरा एग्ज़ाम तक कम से कम डेली आकर क्लास को देख लिया कीजिए। यहाँ से नहीं कुछ तो आपको 10 क्वेश्चन का तो हम लोग पक्का करा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। ठीक है, साइंस से। तो आप इस तक बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ठीक है।